हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशंस में आप सबका स्वागत है। आज हम जो मूवी देखेंगे वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे लोगों ने मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया, उसकी बुलिंग की। तो आइए देखते हैं आगे उसकी जिंदगी में क्या हुआ। आज हम मिलके देखेंगे मूवी फॉरेस्ट गंप, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10 और ये 1991 में रिलीज हुई। स्टार्टिंग में हम देखते हैं फॉरेस्ट गंप को, जो एक बेंच पर बैठा है और बस की वेट कर रहा है। तभी वहाँ उसके पास एक लेडी आकर बैठती है। फॉरेस्ट उसके व्हाइट शूज की तारीफ करता है। वो कहती है मेरे पैरों में पेन है इसलिए ऐसे शूज पहने हैं। पेन वर्ड से फॉरेस्ट का पुराना नाता था। वो उस लेडी को अपने बारे में बताना शुरू करता है। यहाँ से शुरू होता है फ्लैशबैक। हम देखते हैं जब फॉरेस्ट बच्चा था उसके पैरों पर बड़ी बड़ी स्टील रॉड्स लगाई हुई थी। डॉक्टर्स उसकी माँ से कहते हैं कि फॉरेस्ट के पैर तो ठीक हैं पर इसकी स्पाइन टेढ़ी है, पर घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और तभी फॉरेस्ट जोर से गिर जाता है। फिर फॉरेस्ट की मॉम उसे अपने साथ बाहर लेकर आती है और उसे समझाती है कभी भी किसी को ये न बोलने देना कि वो तुमसे बेहतर है। खुदा अगर सबको एक जैसा बनाता तो सबके पैर तुम्हारे जैसे बनाता, लेकिन तुम सबसे कुछ खास हो। फॉरेस्ट की मॉम उसको अच्छे स्कूल से एजुकेशन दिलवाना चाहती थी, इसलिए एडमिशन के लिए वो उसे एक बड़े स्कूल में लेकर जाती है। लेकिन वहाँ का प्रिंसिपल फॉरेस्ट का IQ लेवल कम होने के कारण एडमिशन रिजेक्ट कर देता है और कहता है इसे किसी स्पेशल स्कूल में एडमिशन करवाइए। पर उसकी मॉम नहीं मानती और उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर फॉरेस्ट को उस स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। अब जब वो पहले दिन स्कूल जाने के लिए स्कूल बस में जाता है तो कोई भी स्टूडेंट उसे अपने साथ नहीं बिठाता। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची जेनी उसे अपने पास बैठने को कहती है और अब ये दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फॉरेस्ट और उसकी मॉम अपने बड़े से घर में रहते हैं। उसके पापा नहीं हैं, इसलिए घर बड़ा होने के कारण और कुछ इनकम जनरेट करने के लिए उसकी मॉम रूम्स रेंट पर देती है। एक बार एक सिंगर रूम रेंट पर लेता है। एक दिन वो गिटार बजा रहा था तो फॉरेस्ट काफी अजीब से डांसिंग स्टेप कर रहा था। कुछ दिन बाद फॉरेस्ट एंड उसकी मॉम उस सिंगर की स्टेज परफॉर्मेंस टीवी पर देखते हैं। वो सिंगर वही स्टेप्स परफॉर्म कर रहा था जो उस दिन फॉरेस्ट कर रहा था। लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अब हम देखते हैं जेनी एंड फॉरेस्ट की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। दोनों इकट्ठे खेलते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं और घूमते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन जेनी फॉरेस्ट जा रहे थे, तभी पीछे से 3 बच्चे आकर फॉरेस्ट गंप के सिर पर पत्थर मारते हैं और उसको देखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है पत्थर उसके माथे के ऊपर लगता है और वो गिर जाता है। जेनी उसे उठाती है और कहती है फॉरेस्ट गंप भागो। वो अपनी अजीब सी चाल से तेज तेज चलना शुरू करता है। वो लड़के अपनी साइकिल से फॉरेस्ट का पीछा करने लगते हैं। जेनी जोर जोर से चिल्लाती है तेज भागो और तेज भागो फॉरेस्ट गंप। वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाता है और स्टील रॉड्स टूटकर गिर जाती हैं और वो अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेता है कि वो तीनों बच्चे इसका पीछा नहीं कर पाते और उस दिन फॉरेस्ट गंप को अपने भागने की पावर का पता चलता है। उधर जेनी को पुलिस उसकी दादी के घर छोड़ती है, जो कि फॉरेस्ट के घर के बिल्कुल पास है, क्योंकि उसके फादर उसे काफी अब्यूज करते थे। अब तो रात को भी जेनी फॉरेस्ट के पास आकर सो जाती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बड़े हो चुके हैं। सीन फिर वही होता है। वो 3 बच्चे फिर फॉरेस्ट गंप पर पत्थर मार रहे होते हैं, पर अब वो जीप में होते हैं। जेनी फिर जोर जोर से कहती है भागो फॉरेस्ट गंप भागो। फॉरेस्ट तेज भागते भागते एक ग्राउंड में चला जाता है जहाँ पर फुटबॉल का मैच हो रहा था और सब इतना तेज भागते हुए फॉरेस्ट को देखने लगते हैं। फिर वहाँ का कोच इसकी रनिंग की स्पीड देखकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। फॉरेस्ट को गेम के कोई रूल्स मालूम नहीं होते, उसे बस इतना ही पता था कि बॉल को लेकर भागना है और तब तक तेज भागता रहता था जब तक उसे कोई पकड़ कर रुकने को नहीं कहता था। इसके कारण इसकी टीम हर मैच जीत लेती है। फॉरेस्ट गंप अब बहुत फेमस होने लगा था। उसे अब ऑल अमेरिकन टीम में भी एडमिशन मिल गया था और अब वो 5 साल लगातार फुटबॉल खेलता रहता है। उसके कारण टीम को नेशनल लेवल में भी जीत मिलती है और उसके लिए उसकी टीम US के प्रेसिडेंट से भी मिलती है।
5 साल फुटबॉल खेलने के बाद उसे कॉलेज की डिग्री मिलती है। जिस दिन उसे डिग्री मिलती है उस दिन उसे एक आर्मी ऑफिसर पूछता है, तुमने अपने करियर का क्या सोचा है? और उसे आर्मी में भर्ती होने को कहता है। फॉरेस्ट आर्मी में भर्ती हो जाता है और अब वहाँ ट्रेनिंग के लिए उसे बस लेने आती है जहाँ बहुत सारे आर्मी ट्रेनीज बैठे थे, पर फिर कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठने देता। फिर एक लड़का जो दिखने में काफी अजीब सा था उसे कहता है, तुम यहाँ बैठ सकते हो। वो बताता है, मेरा नाम बेंस्मिन है, पर सब मुझे प्यार से भूबा कहते हैं। वो बताता है, मैं समुंदर से शर्म्स इकट्ठे करने का काम करना चाहता था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था और उसका सपना भी है कि आर्मी की जॉब के बाद इस बिजनेस को ही आगे बढ़ाएगा। अब ये दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, पर कैंप में फॉरेस्ट अपनी मॉम एंड जेनी को बहुत मिस करता। फिर एक प्ले बॉय मैगजीन में वो जेनी की फोटो देखता है, इसके कारण उसे कॉलेज से निकाल दिया था। वो एक लोकल बार में अब सिंगिंग करती है। फॉरेस्ट वहाँ जाता है और उसका पूरा ध्यान जेनी की सिंगिंग पर था, पर बाकी के आदमी उसे छेड़ने लगते हैं। फॉरेस्ट उसे प्रोटेक्ट करने आता है और उन्हें मारता है। जेनी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इस कारण उसकी जॉब चली गई थी। फिर वॉक करते करते जेनी को आई लव यू कहता है, पर जेनी अपनी जिंदगी की मुश्किलों में इतनी उलझी हुई थी कि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर वो जेनी को गुड बाय करता है और बताता है नेक्स्ट डे उसने जाना है वियतनाम वॉर पर। ये सुनकर जेनी काफी शॉक्ड होती है और उससे एक प्रॉमिस लेती है कि अगर वहाँ कुछ भी हो जाए, तुम्हें वहाँ खतरा लगे तो ज्यादा बहादुर नहीं बनना बल्कि भागना है जितना तेज हो सके। और फॉरेस्ट कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और मैं तुम्हें वहाँ से रोज एक लेटर भी लिखूंगा। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। अब फॉरेस्ट कम बूबा एंड बाकी आर्मी ट्रेनीज पहुँचते हैं वियतनाम। वहाँ पहुँचने पर बूबा समुंदर देखता है और कहता है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस समुंदर में काफी श्रम्प्स होंगे और एक बार हम यहाँ कब्जा कर लें, बोट खरीदेंगे और श्रम्प पकड़ने का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बूबा जब भी बात करता है श्रम्प्स के अलावा उसके पास कोई बात नहीं होती। अब इन लोगों को वियतनाम की वॉर में आए काफी महीने हो चुके थे। वो रोज जेनी को एक लेटर जरूर लिखता। एक दिन ये जंगल से जा रहे थे तो उन पर दुश्मनों का अटैक हो जाता है। अब दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी, बचने के चांसेस काफी कम थे। आर्मी ऑफिसर्स घायल होने लगते हैं। फॉरेस्ट को जेनी की बात याद आती है, जब खतरा आए तो तुम्हें बहादुर नहीं बनना, वहाँ से तेज भागना है। फॉरेस्ट कम भागने लगता है, बहुत तेज भागता है और जब आगे जाकर पीछे मुड़कर देखता है तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। तभी उसे बूबा का ध्यान आता है और उसे लेने फिर वापस दौड़ता है, पर उसे बूबा नहीं मिलता। पर उसे वहाँ इनकी टीम का दूसरा जख्मी साथी मिलता है। उसको वो वहाँ से उठाकर नदी के किनारे लाता है। फिर जाता है दोबारा बूबा को ढूंढने। फिर वहाँ दूसरा जख्मी साथी मिलता है, उसे भी उठाकर नदी के किनारे लाता है। ऐसे वो 4-5 कितने ही साथियों को लाता रहता है। अब जब वो वहाँ जाता है तो अपने ऑफिसर डैन को देखता है। वो भी काफी जख्मी है, पर वो वहाँ से नहीं जाना चाहते। वो दुश्मनों का सामना करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेस्ट उसे जबरदस्ती नदी के किनारे ले आता है। अब उसे पता लगता है कि दुश्मन यहाँ बॉम्ब गिराने वाले हैं, पर उसे बूबा को ढूंढना है। सब उसे जंगल में जाने से रोकते हैं, पर वो जाता है। अब वहाँ बूबा मिल जाता है, पर उसे गोली लगी थी। उसे वो वहाँ से लाता है, पर बूबा बच नहीं पाता, मर जाता है। फिर एक गोली फॉरेस्ट के बट में भी लगती है। इसके बाद फॉरेस्ट और उसके साथी ऑफिसर डैन को हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जहां डैन की दोनों टांगे काट दी गई थी। वो फॉरेस्ट से बहुत गुस्सा होता है कि मुझे तुमने क्यों बचाया, अब मैं आर्मी में सर्व भी नहीं कर सकता। फिर वहाँ फॉरेस्ट को जेनी की लिखी हुई काफी सारी लेटर्स भी मिलती हैं। वो खुश हो जाता है और एक ऑफिसर बताता है, तुम्हें मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। ये मेडल उसे फिर एक बार यूएस के प्रेसिडेंट से मिलता है। और उस दिन ही आर्मी ऑफिस के बाहर एंटी वॉर रैली चल रही थी। इस रैली का मेन एम था, जो आर्मी के जवान देश के बाहर लड़ने गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। इस रैली के लीडर ने वॉर का एक्सपीरियंस बताने के लिए कुछ झूठ मूठ के आर्मी के जवानों को लेकर आया था। फॉरेस्ट भी गलती से उसी में चला जाता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। इसी भीड़ में जेनी फॉरेस्ट को देख लेती है और उसे देखकर नदी में कूद जाती है। उसे देखकर फॉरेस्ट भी दौड़कर जाता है और दोनों फिर एक दूसरे से मिलते हैं और पूरा टाउन उनको चीयर करता है।
उसके बाद जेनी एंड फॉरेस्ट वहाँ से निकल जाते हैं और रात भर बातें करते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जेनी बताती है कि वो हिप्पी ग्रुप में है और ड्रग्स भी लेती है, पर उसे मजा आता है। दोनों के लिए ये रात काफी स्पेशल होती है और अगले दिन सुबह जेनी फिर अपने हिप्पी ग्रुप में वापस चली जाती है, पर जाने से पहले फॉरेस्ट उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर देता है, क्योंकि उसे लगता है जेनी के कारण ही उसे ये अवार्ड मिला है। फिर जेनी चली जाती है। फिर फॉरेस्ट को पिंग पोंग खेलना काफी अच्छा लगने लगता है। अकेले ही वो दोनों हाथों से खेलने लगता है। आर्मी उसे इंटरनेशनल पिंग पोंग खेलने के लिए चाइना भेजती है। वहाँ से वो जीत कर आता है। अब वो एक स्पोर्ट सेलिब्रिटी बन गया था। उसे न्यूयॉर्क में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। स्टूडियो से बाहर आने पर उसकी मुलाकात डैन से होती है, जो कि व्हील चेयर पर होता है, और उसे देखकर फिर वो बहुत गुस्सा होता है, पर फॉरेस्ट उसकी हेल्प करता है। फिर जितने दिन न्यूयॉर्क रुकता है उसके साथ ही टाइम स्पेंड करता है। फिर आर्मी सर्विस को फॉरेस्ट का बाय बाय कहने का समय आ गया, क्योंकि उसकी सर्विस पूरी हो गई थी। वहाँ से वो अपनी मॉम के पास घर आता है। घर आने पर वो देखता है अलग अलग ब्रांड आए हुए हैं उसके पास एंडोर्समेंट के लिए। माँ के कहने पर वो एक ब्रांड को एंडोर्स करता है, जिसके लिए उसे $25 लाख मिलते हैं। उसे अपने दोस्त बूबा की बातें अभी भी याद थी, जिससे वो कुछ पैसों से बोट खरीदता है ताकि वो शम्प का बिजनेस शुरू कर सके। बाकी के बचे हुए पैसे वो भेज देता है बूबा की फैमिली को। अब वो समुंदर में बोट चलाता है, पर ज्यादा एक्सपीरियंस न होने की वजह से उसे ज्यादा शम्प्स नहीं मिलते। फिर कुछ समय बाद डैन भी उसके साथ मिलकर शम्प का बिजनेस करता है, लेकिन अभी भी उनके पास ज्यादा शम्प्स नहीं होते। उनका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चलता। एक दिन वो बीच समुंदर के होते हैं। वहाँ बहुत बड़ा तूफान आता है। दोनों वहीं फंस जाते हैं और उनको लगता है शायद आज की रात उनकी आखिरी रात है। डैन उस तूफानी रात में भगवान से बहुत झगड़ता है कि मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी। अगले दिन तूफान शांत हो जाता है और उन्हें काफी मात्रा में श्रम्प मिलते हैं, क्योंकि तूफान के कारण बाकी नाव जो समुंदर के किनारे थी सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इनकी नाव बीच समुंदर में होने के कारण बच गई थी। अब इन्हें हर रोज काफी श्रम्प्स मिलते हैं और अब वो काफी अमीर हो जाते हैं और बूबा गंप श्रम्प कंपनी खोलते हैं। अब डैन भी अपनी लाइफ में खुश होने लगा था, इसलिए वो फॉरेस्ट को थैंक्स बोलता है। इस कंपनी से प्रॉफिट 3 लोगों में बंटता है, फॉरेस्ट, डैन एंड बूबा। एक दिन फॉरेस्ट को फोन आता है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो जल्दी से घर पहुँचता है और कुछ दिनों में उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। पर उसकी माँ के कुछ शब्द उसे हमेशा याद रहते हैं कि हर एक इंसान की डेस्टिनी लिखी होती है और उसमें क्या लिखा है ये उसे खुद ढूंढना है। अब फॉरेस्ट का ध्यान बिजनेस में नहीं लगता, वो अपने घर में ही समय बिताने लगा था। अब डैन ओनरशिप लेकर डिसीजन लेता है। इनकी कंपनी की जितनी भी सेविंग्स थी वो डैन एप्पल कंप्यूटर्स में लगाता है। कुछ महीनों बाद एप्पल को काफी प्रॉफिट होता है, साथ डैन एंड फॉरेस्ट भी बन जाते हैं मिलियनियर। यहाँ भी फॉरेस्ट अपने हिस्से से आधा हिस्सा बूबा की फैमिली को भेजता है और एक दिन जेनी फॉरेस्ट के पास आती है। फिर वो रोमांटिक रात स्पेंड करते हैं। सुबह फिर वो चली जाती है। फॉरेस्ट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने आप को भुलाने के लिए बस दौड़ने लगता है और दौड़ता ही रहता है। जहाँ भूख लगती है खाना खाता, जहाँ नींद आती थोड़ा आराम करता, फिर भागने लगता, कई समुंदर पार करता है। रिपोर्टर भी उसे कास्ट करने लगते हैं क्योंकि वो लगातार भाग रहा है। वो लगातार 3 साल तक दौड़ता रहता है। कई लोग भी अब उसे फॉलो करने लगे थे। उसे अपनी माँ की बात याद थी कि लाइफ में आगे बढ़ने से पहले पास्ट को पीछे छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो आगे की जिंदगी के साथ नाइंसाफी होगी। अब वो ये रियलाइज करता है और उसे अब घर वापस जाने की इच्छा होती है, क्योंकि अब वो काफी थक चुका था। वापस आकर फिर अकेले अपनी लाइफ स्टार्ट करता है। यहाँ तक सब फ्लैशबैक था जो वो उस लेडी को बता रहा था। अब प्रेजेंट में वो फिर उसको बताता है कि मुझे जेनी ने लेटर लिखकर मिलने को बुलाया है, और वो एड्रेस वो उस लेडी को दिखाता है और पूछता है ये कहाँ है। लेडी बताती है ये एड्रेस यहाँ से सिर्फ 4-5 ब्लॉक ही आगे है, इसके लिए तुम्हें बस की जरूरत नहीं। वो जल्दी से वहाँ जाता है और वहाँ मिलता है जेनी से। जेनी अब काफी चेंज हो चुकी थी, काफी अच्छी भी लग रही थी। वो अपने किए गए बिहेवियर की माफी मांगती है और फिर उसे उनके बेटे से मिलवाती है। फॉरेस्ट उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, पर फिर अचानक से पूछता है कहीं ये मेरे
जैसा स्टूपिड तो नहीं? जेनी बताती है ये बहुत स्मार्ट, और ये सुनकर वो रोने लगता है। अब तीनों अपनी लाइफ रीस्टार्ट करते हैं, पर जेनी की तबीयत अब खराब रहती है और उसके कारण उसे लगता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं। फिर जेनी एंड फॉरेस्ट शादी करते हैं, जहाँ डैन भी आता है। अब उसने आर्टिफिशियल लेग्स भी लगवाई होती हैं, अब वो चल फिर भी सकता था। शादी के 1 साल बाद जेनी की मृत्यु हो जाती है और अब हम देखते हैं फॉरेस्ट अब अपने बेटे को पालता है, उसका ध्यान रखता है, खिलाता है, पिलाता है, स्कूल के लिए तैयार करता, सब कुछ करता एक अच्छे पिता की तरह। यही होता है मूवी का एंड। हमने देखा जिस इंसान को दुनिया ने मंदबुद्धि कहा, उसकी बुलिंग की, पर उसने जो भी काम किया दिल से किया और हर काम में एक मुकाम हासिल किया जो कई तेज बुद्धि वाले भी न कर पाए। भगवान भी साफ दिल वाले इंसानों की कदर करता है और उनका साथ देता है। खुश रहें, खुशियां बांटें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।